नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ज़रूरी और दिलचस्प मसलों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, ऑनलाइन चर्चाएं हैं, अकादमिक रिसर्च है, सरकारी रिपोर्ट्स हैं और ऑक्सफैम और क्रिसिल जैसी संस्थाओं का विश्लेषण भी है। काफी मिक्स्ड बैग है सोर्सेस का। हाँ, और इनके जरिए हम आज भारत में शिक्षा, रोजगार और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे एआई और सरकारी नीतियां, इनके बीच जो एक जटिल सा कनेक्शन बन रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही, एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश। बिल्कुल। तो हमारे सामने कई तरह के विचार और आंकड़े हैं। ये बताते हैं कि कैसे एआई, फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज एडमिशन को बदल रहा है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और ये भी कि डिग्री होने पर भी अच्छी नौकरी मिलना क्यों मुश्किल हो रहा है। और सरकारें जो हैं, वो जन कल्याण योजनाओं पर कितना खर्च कर रही हैं। वो बैलेंस वाला सवाल। हाँ, तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं शिक्षा के पहले पायदान से, यानी कॉलेज एडमिशन। एक बड़ी खबर यह है कि ड्यूक यूनिवर्सिटी जैसी जो बड़ी जानी-मानी जगह हैं, वहां अब एडमिशन के लिए जो निबंध या एसेज लिखे जाते थे, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। अच्छा, ऐसा क्यों? यूनिवर्सिटी के डीन हैं क्रिस्टोफ गुटेनटैग। उनका मानना है कि एआई इतना बढ़ गया है, उसका इस्तेमाल इतना हो रहा है कि अब यह कहना मुश्किल है कि निबंध वाकई छात्र ने लिखा है। मतलब उसकी असली लिखाई है या नहीं? हाँ, और क्या वो उसकी असली क्षमता दिखाता है या नहीं, ये मुद्दा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट पर भी काफी गरमाया हुआ है। हाँ, मैंने भी देखा। और ये बहस कई अहम सवाल खड़े करती है। क्या इससे सबको बराबरी का मौका मिलेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। रेडिट पर कुछ लोग कह रहे थे कि भाई, अमीर छात्र तो पहले भी पैसे देकर प्रोफेशनल हेल्प ले लेते थे निबंध लिखने में। अब एआई ने वो चीज सबके लिए आसान कर दी है। लेकिन क्या ये वाकई बराबरी है या सिर्फ मूल्यांकन का तरीका बदल रहा है? सही कहा। कुछ और लोगों का ये भी कहना था कि वो जो प्रोफेशनल मदद थी ना, वो सिर्फ लिखने तक नहीं थी, वो ऐसे लोगों से मिलती थी जिन्हें एडमिशन प्रोसेस की गहरी समझ थी। शायद वो पहले रिव्यूअर रहे हों। अच्छा। तो एआई उसकी बराबरी शायद ना कर पाए। बिल्कुल। और उसी ऑनलाइन चर्चा में कुछ सुझाव भी आए। जैसे एक यूजर ने कहा कि क्यों ना छात्रों से पर्सनली सामने बिठाकर निगरानी में निबंध लिखवाया जाए। प्रोक्टर्ड ऐसे। हाँ, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है, ये सोचना होगा। खास तौर पर जब इतने सालों से प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश हो रही है, जैसे वो कॉमन एप्लीकेशन का चलन बढ़ा है। हाँ, वो तो है। हर एक के लिए अलग से करना ये मुश्किल होगा। और इससे एक और सवाल जुड़ता है कि इन निबंधों का महत्व आखिर था कितना। मिशिगन यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण लें, जैसा एक रेडिट यूजर ने बताया। वहां एक बहुत शानदार निबंध भी आपको एडमिशन के कुल 150 पॉइंट्स में से शायद सिर्फ 3 पॉइंट दिला पाता था। सिर्फ 3? हाँ। अच्छा। हाँ। तो क्या एआई के आने से जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, या फिर ये एक मौका है कि हम उन दूसरे स्किल्स पर ध्यान दें जो शायद जॉब मार्केट में ज्यादा मैटर करते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और देखें, कुछ ऑनलाइन चर्चाओं में ये बात भी थी कि निबंध हमेशा से एकेडमिक योग्यता से ज्यादा शायद पर्सनालिटी समझने का तरीका थे। हाँ, या अपनी बात कैसे रखते हैं वो देखने का। बिल्कुल, वो आर्ट ऑफ परसुएशन। और यहीं से बात आगे बढ़ती है। अगर निबंध जो माने जाते थे कि राइटिंग और थिंकिंग स्किल्स का पैमाना है, वो एआई की वजह से कम महत्वपूर्ण हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब प्रैक्टिकल ठोस स्किल्स का प्रदर्शन और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सही। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, मान लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या? यही भारत की एक बड़ी चुनौती सामने आती है, जिसे अक्सर कहते हैं शिक्षा बिना रोजगार या डिग्री वाली बेरोजगारी। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत जैसे वजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट का एनालिसिस है, चेतना जर्नल का अकादमिक लेख है, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है, सभी एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। लाखों युवा हर साल डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें वो स्किल्स नहीं हैं जिनकी आज के जॉब मार्केट को जरूरत है। बिल्कुल, ये जो स्किल्स गैप या कौशल का अंतर है, जो हुनर कंपनियों को चाहिए और जो स्नातकों के पास हैं, उनके बीच का जो बड़ा फासला है, हाँ, वो गैप, उसके पीछे कई वजह हैं, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। एक तो पहला, सैद्धांतिक ज्ञान पर ज्यादा जोर, थ्योरी ज्यादा, प्रैक्टिकल कम। हाँ, वजीराव और चेतना जर्नल दोनों के लेख कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर रटने और थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अनुभव, वो कम मिल पाता है। दूसरा, इंडस्ट्री के मुताबिक स्किल्स की कमी।
आज के बाजार में जो जरूरी टेक्निकल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो कोर्स में ही नहीं होते अक्सर। सही। ऑक्सफैम और वजीराव दोनों इस कमी को पॉइंट आउट करते हैं। तीसरा, सॉफ्ट स्किल्स का अभाव, जैसे टीम में काम करना, लीडरशिप। हाँ, एडेप्टेबिलिटी, ये गुण जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, वो अक्सर अकादमिक माहौल में डेवलप नहीं हो पाते। और चौथा, पुराने पाठ्यक्रम। वजीराव और चेतना दोनों की स्टडीज बताती हैं कि इंडस्ट्री की ज़रूरतें तेजी से बदल रही हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस के सिलेबस वो उतनी तेजी से अपडेट नहीं हो रहे। बिल्कुल, हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020, इसे बदलने की कोशिश ज़रूर है। हाँ, उसमें काफ़ी बातें हैं इसकी। कोशिश है, पर जैसा वजीराव का स्रोत बताता है, उसे ज़मीन पर उतारना मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी धीमा है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो स्थिति की गंभीरता और साफ हो जाती है। चेतना जर्नल में एसोचैम, जो एक बड़ा इंडस्ट्री एसोसिएशन है, हाँ, उसके एक सर्वे का जिक्र है। वो सर्वे बताता है कि देश के टॉप 20 मैनेजमेंट संस्थानों को छोड़ दें तो बाकी इंस्टीट्यूट से निकलने वाले केवल 7% छात्र ही सीधे नौकरी पाने लायक पाए गए हैं। सिर्फ 7%? हाँ, इंजीनियरिंग स्नातकों की हालत भी मतलब बहुत अच्छी नहीं है। चेतना और एस्पायरिंग माइंड्स के हवाले से बताया गया है कि उनमें से भी केवल 20% ही एम्प्लॉयबल हैं। 20%? और ऑक्सफैम की रिपोर्ट का वो उदाहरण याद है? उत्तर प्रदेश में चपरासी के सिर्फ 62 पदों के लिए 37,000 PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया था। हाँ, वो तो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। सही में। अगर हम इसे थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो इसके गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणाम होते हैं। बिल्कुल। जैसा वजीराव और ऑक्सफैम के स्रोत बताते हैं, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स के भारी बर्बादी है। इससे अल्प रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मतलब लोग अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत नीचे के लेवल की नौकरियां करने को मजबूर होते हैं। हाँ, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली। परिवारों पर जबरदस्त फाइनेंशियल बोझ पड़ता है क्योंकि शिक्षा पर इतना पैसा खर्च किया और उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। हाँ, इससे समाज में अशांति फैल सकती है, युवाओं में निराशा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और कुछ मामलों में तो ये अपराधों में बढ़ोतरी का कारण भी बन सकता है। ये तो बहुत सीरियस बात है। और बात सिर्फ नौकरी ना मिलने की ही नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिन्हें नौकरी मिल रही है वो किस तरह की हैं। हाँ, क्वालिटी ऑफ जॉब्स। बिल्कुल। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस पहलू पर काफी कुछ बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत बड़ी संख्या में लोग कम वेतन वाली असुरक्षित नौकरियों में काम कर रहे हैं। इनसिक्योर जॉब्स। हाँ, ये नौकरियां ना सिर्फ उनकी योग्यता से कम होती हैं, बल्कि उनमें नौकरी जाने का खतरा भी बना रहता है और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें भी वो ना के बराबर होती हैं। सही कहा। और ये ट्रेंड सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। फॉर्मल यानी संगठित क्षेत्र में भी ऐसी नौकरियों का चलन बढ़ रहा है जहां स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, फॉर्मल सेक्टर में भी? हाँ, ऑक्सफैम के आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों का हिस्सा साल 2000 से 2013 के बीच लगभग डबल हो गया। डबल? हाँ, और सरकार की पॉलिसीज भी, जैसा 2018 के बजट भाषण में हिंट मिला था, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। मतलब स्थायी नौकरी के बजाय कुछ तय समय के लिए काम पर रखना। हाँ। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसका सीधा असर कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। ऑक्सफैम के आंकड़े बताते हैं कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं वाले परमानेंट कर्मचारियों का अनुपात लगातार घट रहा है। कितना घटा है? ये 2004-05 में करीब 50% था, जो 2016 तक घटकर सिर्फ 38% रह गया। गिरावट है। बहुत। ये तो रोजगार विहीन विकास यानी जॉबलेस ग्रोथ का एक साफ उदाहरण लगता है। मतलब देश की इकोनॉमी, GDP तो बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में अच्छी नौकरियां नहीं बन रही। हाँ। ऑक्सफैम ने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि GDP में 10% की वृद्धि होने पर भी रोजगार में 1% से भी कम की बढ़ोतरी दिखी गई। 1% से भी कम? हाँ, और वेतन में असमानता मतलब सैलरी इनइक्वालिटी, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट, जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018 का जिक्र करती है, बताती है कि भले ही भारत में रियल वेज ग्रोथ मतलब महंगाई को हटाकर दक्षिण एशिया में सबसे तेज रही। अच्छा। हाँ, 2008 से 17 के बीच औसतन 5.5% सालाना, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर यानी जेंडर पे गैप वो 34.5% है। 34.5%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जो 73 देश सर्वे किए गए उनमें सबसे ज्यादा। और असलियत यह है कि ज्यादातर लोग बहुत कम कमा रहे हैं।
82% पुरुष और 92% महिलाएं महीने में 10,000 रुपए से भी कम कमा पाते हैं। 10,000 से कम मतलब गुजारा करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये असमानता सिर्फ आमदनी के लेवल पर ही नहीं है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे जाति और लिंग के आधार पर लेबर मार्केट बटा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? एक उदाहरण लेदर इंडस्ट्री का दिया गया है, जहां काम करने के हालात अक्सर खतरनाक होते हैं। हाँ, वहाँ केमिकल्स वगैरह का काम होता है। बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले 46% श्रमिक अनुसूचित जाति यानी स्केड्यूल्ड कास्ट से हैं, जबकि देश के कुल वर्कफोर्स में उनका हिस्सा केवल 18.5% है। हो, मतलब उनकी संख्या वहाँ जरूरत से ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे समाज के कुछ खास समुदायों को ज्यादा जोखिम भरे और कम इज्जत वाले कामों की तरफ धकेल दिया जाता है एक तरह से। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? इन सारी समस्याओं के पीछे कौन से गहरे मतलब सिस्टमिक इश्यूज काम कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा मुद्दा तो शिक्षा के लिए धन की कमी यानी फाइनेंसिंग का है। हाँ, फंडिंग। चेतना जर्नल और टॉपर नोट्स दोनों के स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थानों में क्वालिफाइड टीचर्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लैब, लाइब्रेरी वगैरह की भारी कमी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत अपनी जीडीपी का जितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करता है वो ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका में सबसे कम है। सबसे कम? हाँ, चेतना जर्नल का लेख ये भी इशारा करता है कि राज्य सरकारें अक्सर हायर एजुकेशन का फाइनेंशियल बोझ उठाने से कतराती हैं। और हाल ही में, जैसा टॉपर नोट्स के स्रोत ने बताया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ये बयान कि यूनिवर्सिटीज को सिर्फ सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ सरकार की स्किल इंडिया और NEP 2020 जैसी पहलें हैं, जिनका मकसद स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, जैसा कि वजीराव के लेख में बताया गया है। हाँ, वो तो है। लेकिन इससे एक अहम सवाल उठता है, क्या ये पॉलिसीज काफी हैं, खासकर तब जब इन्हें जमीन पर उतारने की रफ्तार धीमी है? सही बात है। वजीराव और चेतना दोनों के स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच बहुत गहरा तालमेल और सहयोग की जरूरत है। हाँ, वो ब्रिज बनना जरूरी है। बिल्कुल। हमें शायद जर्मनी के ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम, जहां छात्र क्लासरूम के साथ साथ इंडस्ट्री में काम भी सीखते हैं, हाँ, वो काफी सफल मॉडल माना जाता है। या सिंगापुर के स्किल फ्यूचर प्रोग्राम जैसे अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से सीखने की जरूरत है, जैसा वजीराव का लेख सुझाता है। शिक्षा के लिए पैसों की कमी की बात चली रही है, तो यहीं पर क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट का जिक्र करना भी जरूरी है। हाँ, क्या कहती है वो रिपोर्ट? हिंदुस्तान संवाद में खबर छपी थी इसके बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 18 राज्य इस फाइनेंशियल ईयर में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जैसी कैश ट्रांसफर स्कीम्स, मतलब सीधे लोगों के खाते के पैसे डालने वाली कल्याणकारी योजनाएं, हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, उन पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, अकेले मध्य प्रदेश का बजट इस मद में 18,669 करोड़ रुपए हैं, महाराष्ट्र का 36,000 करोड़ रुपए और कर्नाटक का 28,608 करोड़ रुपए। क्रिसिल के एनालिस्ट, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, इस पर चिंता जाहिर करते हैं। क्या चिंता है उन्हें? उनका कहना है कि इस तरह के वेलफेयर खर्चों में भारी बढ़ोतरी का असर राज्यों के डेवलपमेंट से जुड़े दूसरे जरूरी खर्चों पर पड़ सकता है, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च होता है। हाँ, बिल्कुल, जिससे भविष्य के लिए संपत्ति बनती है, जैसे नए स्कूल, अस्पताल या सड़कें बनाना। ये लंबे समय में इकोनॉमी को मजबूती देता है और रोजगार पैदा करने में मदद करता है। तो उनका कहना है कि वेलफेयर पर ज्यादा खर्च से ये वाला खर्च कम हो सकता है। हाँ, अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये एक मुश्किल बैलेंस बनाने जैसा है। लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जरूरी निवेश की कीमत पर हो रहा है, जो भविष्य के विकास और रोजगार के लिए अहम है? ये सवाल सोचने वाला है। और फिर वही क्वालिटी का मुद्दा सामने आता है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। हाँ, शिक्षा की गुणवत्ता। चेतना जर्नल का लेख याद दिलाता है कि आजादी के बाद से देश में यूनिवर्सिटीज की संख्या 40 गुना और कॉलेजों की संख्या 80 गुना बढ़ी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, नो डाउट। हाँ, एक्सपेंशन तो हुआ है, लेकिन क्वालिटी के मामले में हम पिछड़ गए हैं। आज भी दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में भारत का एक भी नाम नहीं है।
ये तो चिंता की बात है। और NAAC, जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी जांचने वाली संस्था है, उसके अपने ही आंकड़े, जैसा चेतना जर्नल में बताया गया है, दिखाते हैं कि हमारे 90% कॉलेज और 70% विश्वविद्यालय या तो बहुत कमजोर हैं या फिर एवरेज दर्जे के हैं। 90% कॉलेज, 70% यूनिवर्सिटीज। हाँ, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट, जिसे बढ़ती आकांक्षाएं कहती है, मतलब युवाओं की बेहतर जिंदगी की उम्मीदें, हाँ, एस्पिरेशंस, वो जमीनी हकीकत से टकराकर टूट रही हैं। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर चिंताजनक रूप से ज्यादा है। कितनी ज्यादा? ऑक्सफैम लेबर ब्यूरो के अनपब्लिश्ड आंकड़ों का हवाला देते हुए बताता है कि 2017-18 में 15 से 29 साल के एज ग्रुप में रूरल मेल्स में बेरोजगारी दर 17.4%। 17%? और अर्बन फीमेल्स में तो ये 27.2% तक पहुंच गई थी। 27% से ज्यादा? हाँ, ये स्थिति युवाओं में भारी हताशा और निराशा पैदा कर सकती है, जिसके दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। तो कुल मिला के जो तस्वीर उभर रही है वो काफी जटिल है और कई मायनों में चिंताजनक भी है। हाँ, कई लेयर्स हैं इसमें। एक तरफ AI जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो न सिर्फ कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया बदल रही है, बल्कि ये भी सवाल उठा रही है कि हम भविष्य में स्किल्स को कैसे परखेंगे। दूसरी तरफ हमारे युवा ग्रेजुएट्स जरूरी हुनर की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से या तो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही या फिर उन्हें कम वेतन वाली टेम्पररी नौकरियां करनी पड़ रही हैं। हाँ, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली बात। और नीतियां बन रही हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त पैसा जुटाना और उन्हें सही ढंग से लागू करना, वो बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, और इन सबके बीच लाखों युवाओं की उम्मीदें वो टूट रही हैं। हाँ, और ये सारे मुद्दे एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। AI का असर सिर्फ कॉलेज के निबंधों तक सीमित नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के काम के लिए कौन से स्किल जरूरी होंगे और उन्हें कैसे मापा जाएगा। बिल्कुल। स्किल्स की कमी सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नाकामी नहीं है, इसके बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक परिणाम हैं, जैसा हमने देखा। और सरकारें अपना पैसा वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा खर्च करती हैं या शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ता है। ये सब एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है। ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। जब टेक्नोलॉजी, खासकर AI, इतनी तेजी से दुनिया को बदल रही है और शिक्षा और रोजगार के पुराने तौर तरीके चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब भारत के युवाओं के लिए आगे बढ़ने, नए कौशल सीखने और एक बेहतर सार्थक जीवन बनाने के कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या आने वाले समय में फॉर्मल डिग्रियों से ज्यादा महत्व ऐसे स्किल्स को मिलेगा जिन्हें करके दिखाया जा सके, जिन्हें मापा जा सके? मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। हाँ, शायद। और क्या ये नए रास्ते पारमौनिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिस्टम से बाहर भी हो सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर गौर करना जरूरी है।